दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपी स्पेशल देखेंगे जो लोअर पीसीएस और यूपी पीसीएस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। चुनारगढ़। चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। इस गढ़ के अंदर सोनवा मंडप, 52 खंभा, सौर घड़ी तथा भरतहरी की समाधि जैसी अनूप वेदिका आदि दर्शनीय विरासतें हैं। सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इसका एक अन्य नाम बौद्ध साहित्य में ऋषिपत्तनम भी मिलता है। लखनऊ महानगर। 1775 ईस्वी में नवाब आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की और राजधानी को नियोजित ढंग से विकसित किया। आगे ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया था। लखनऊ नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान 2006 के अनुसार महानगर के लगभग 55% भूभाग पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत हैं। दयालबाग। दयालबाग आगरा में स्थित है। राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। कालिंजर किला। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक व सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में यह जुजाक की भुक्ति के साम्राज्य के अधीन था। 1569 में अकबर ने इस किले को जीत लिया, बीरबल को उपहार स्वरूप प्रदान किया था। उत्तर प्रदेश दिवस। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में प्रथम बार यूपी दिवस स्थापना दिवस मनाया था। यूपी दिवस मनाने का प्रस्ताव राज्यपाल राम नाईक ने दिया था। मोती बाल संग्रहालय। यह लखनऊ में स्थित है। 1957 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा खोला गया था। महर्षि वाल्मीकि। यह आश्रम बिठूर में स्थित है। बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर में लगभग 21 किमी उत्तर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। भारत माता मंदिर। यह वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्त व शुभारंभ महात्मा गांधी जी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। भारत कला भवन। भारत कला भवन संग्रहालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में अवस्थित है। चित्रकला के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। एलिफेंट पार्क। कंपनी बाग प्रयागराज में स्थित है। इस पार्क में ब्रिटिश पुलिस एवं चंद्रशेखर आज़ाद के मध्य मुठभेड़ हुई थी। जब चंद्रशेखर आज़ाद की पिस्तौल में मात्र एक गोली बची थी तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने के लिए उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली दाग ली और शहीद हो गए। स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का नाम पुनः नामकरण चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर चंद्रशेखर रखा गया। सरधना। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में करवाया था। इसके पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड सांब्रे थे। इन्होंने कई रियासतों को सैन्य सेवाएं प्रदान की। अपने पति की मृत्यु के पश्चात बेगम समरू ने सरधना की शासिका बनी। अंग्रेजों ने 1780 में बनारस के शासक राजा चेत सिंह को अधीनता के लिए बाध्य किया। शुजाउद्दौला के बाद आसफउद्दौला व फिर 1797 ईस्वी में उसका भाई शहादत अली खान अवध का नवाब बना। शहादत अली ने 1801 ईस्वी में सुरक्षा की गारंटी के बदले अंग्रेजों को प्रयागराज, गोरखपुर, रुहेलखंड, कानपुर, फतेहपुर, इटावा, एटा, दक्षिण मिर्जापुर व कुमायूं का क्षेत्र सौंपा। अंग्रेजों ने 1803 में मराठों को पराजित कर अलीगढ़, मेरठ, आगरा, बांदा, हमीरपुर, जालौन व आसपास के समूचे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यूपी का संपूर्ण क्षेत्र कई वर्षों तक बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रहा। यहाँ गवर्नर जनरल का शासन था। 1833 ईस्वी में इस क्षेत्र को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में अलग पहचान मिली। यहाँ एक अलग गवर्नर की नियुक्ति हुई। सन 1757 में उत्तर प्रदेश 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो चुका था। पहला
बरेली व मेरठ के उत्तर भाग में पठान सरदार नाजिब खान का राज्य। दूसरा, मेरठ तथा दोआब क्षेत्र रुहेलखंड में रुहेल शासक रहमत खां का राज्य। तीसरा, मध्य दोआब क्षेत्र में फर्रुखाबाद के नवाब का राज्य। चौथा, वर्तमान अयोध्या, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर, बाराबंकी, श्रावस्ती जिलों पर अवध के नवाब शुजाउद्दौला का शासन। पाँचवां, बुंदेलखंड क्षेत्र झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट आदि जिलों पर मराठों का राज्य था। किसान आंदोलन। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1857 के विद्रोह पर नियंत्रण पा लेने के बाद अंग्रेजों ने अवध के तालुकादारों को भूमि लौटा दी। उन पर किसानों से अधिक लगान वसूली के लिए दबाव बनाया। इसी परिप्रेक्ष्य में मदन मोहन मालवीय, गौरीशंकर मिश्र, इंद्रनाथ द्विवेदी की प्रेरणा से फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। प्रतापगढ़, इलाहाबाद, जौनपुर इस आंदोलन के केंद्र हैं। झिंगुरी पाल सिंह व दुर्गापाल के बाद बाबा रामचंद्र ने इसे विस्तार देने का कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू व गौरीशंकर मिश्र जैसे नेताओं ने इनका सहयोग प्राप्त था। और उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति से प्रमुख केंद्र व नेतृत्वकर्ता देखते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल विजिस कादिर थे और ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कॉलिन कैम्पबेल था। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे और जनरल हैवलॉक था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी और जनरल हीरोज था। प्रयागराज से मौलवी लियाकत अली और कर्नल नील था। फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला, कर्नल नील था। बरेली से खान बहादुर खान, कॉलिन कैम्पबेल था। मथुरा से देवी सिंह थी, कर्नल नील था। कालपी से तात्या टोपे थे, कर्नल नील था। गोरखपुर से गजाधर सिंह थे। सन 1920 में देश में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन 1920-22 आरंभ किया। मतभेद पैदा होने पर बाबा रामचंद्र ने अवध किसान सभा के नाम से अलग संगठन बना लिया। दिसंबर 1920 में अयोध्या में आयोजित रैली में 1 लाख किसानों ने भाग लिया था। 1921 के मध्य तक किसान सभा का प्रभाव खत्म सा हो गया। एका आंदोलन लगान में अत्यधिक वृद्धि व वसूली में उत्पीड़न को लेकर मदारी पासी व सहदेव के नेतृत्व में सीतापुर, हरदोई, बहराइच के किसानों ने एका आंदोलन शुरू किया। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित होने के साथ ही यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। अलीगढ़ आंदोलन। अंग्रेजी हुकूमत के पक्षधर सैयद अहमद खां ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की न्यायिक सेवा में कार्य करते हुए इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। 1875 में सैयद अहमद ने मुस्लिमों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। देवबंद आंदोलन। मुस्लिम समाज को सामरिक रूप से जागरूक व नैतिकतापूर्ण और समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1866-67 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। इसका मुख्य केंद्र सहारनपुर जनपद के अंतर्गत देवबंद था। इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने देवबंद में इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसे की स्थापना की थी। शिक्षा के उद्देश्य से सरकारी नौकरी के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए था। धार्मिक नेता तैयार कर मुस्लिम समाज का धार्मिक और नैतिक पुनरुद्धार करना था। देवबंद ने भारत पर विदेशी शासन के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और सैयद अहमद द्वारा चलाए गए अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन के प्रबल समर्थक शिवली नुमानी ने 1804-05 में लखनऊ में दारुल उलूम तसा व नदवतुल उलमा की स्थापना की। प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन हुए थे यूपी में, देख लेते हैं। 1888 में इलाहाबाद में अध्यक्ष इसके जॉर्ज यूले थे। 1892 में इलाहाबाद में हुआ था, डब्ल्यू.सी. बनर्जी अध्यक्ष थे। 1899 लखनऊ में हुआ था, रमेश चंद्र थे अध्यक्ष। 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले। 1910 में इलाहाबाद में सर विलियम बेडरमन थे। 1916 में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार थे। 1925 में कानपुर में हुआ था, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। 1935 में लखनऊ में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 में मेरठ में हुआ था, आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। कुछ तथ्य देख लेते हैं।
फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। 84 गुंबद जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। कनक भवन अयोध्या में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंज दुर्ग बादा में है। देवा शरीफ बाराबंकी में है। निर्यात विकास केंद्र देखते हैं। आगरा, खुर्जा, बुलंदशहर, मेरठ निर्यात विकास केंद्र है, जबकि प्रयागराज यूपी का निर्यात विकास केंद्र नहीं है। दीनदयाल हस्तकला संकुल, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम वाराणसी में अवस्थित है। इसे प्रधानमंत्री द्वारा 22 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। प्रधानमंत्री द्वारा इस केंद्र की आधारशिला नवंबर 2014 में रखी गई थी। स्टॉक एक्सचेंज, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस, उत्तर प्रदेश में ई गवर्नेंस को मजबूत करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में घोषणा की कि ग्रेटर नोएडा में यूपी का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र न केवल राज्य में ई गवर्नेंस को मजबूत करेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलेगा और राज्य तथा अन्य जगहों पर आईआईटी व्यवसाय को सहायता करेगा। उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर, उत्तर प्रदेश उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की थी। इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई, जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक वृद्धि दर 6वीं पंचवर्षीय योजना में 9.5% दर्ज की गई। नकारात्मक औद्योगिक वृद्धि दर, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास दर नकारात्मक रही। इस दौरान औद्योगिक विकास दर 0.9% रही। कृषि श्रम उत्पादकता, यूपी में कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। कृषि का सबसे अधिक यांत्रिकीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिससे कम श्रम से अधिक उत्पादकता प्राप्त होती है। सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत इत्यादि क्षेत्रों में कृषि श्रम उत्पादकता के लिए उपयुक्त क्षेत्र हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चात क्रमशः मध्य पूर्वी और सबसे कम बुंदेलखंड कृषि श्रम उत्पादकता क्षेत्र हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, वर्ष 2018 में नीति आयोग द्वारा शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत देश के कुल 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। ये जिले कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सोनभद्र, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, चंदौली, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती। विशेष आर्थिक क्षेत्र देख लेते हैं। मुरादाबाद व कानपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने वाले स्थानों में शामिल थे। प्रदेश में वर्तमान में 14 विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र क्रियाशील हैं। वैट क्या है? यूपी में मूल्यवर्धित कर 1 जनवरी 2008 से लागू हुआ था। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के 8 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र अर्थात कुल 9 राज्य क्षेत्रों से मिलती है। यूपी की सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। पूर्वी शहर, यूपी का सबसे पूर्वी शहर स्थित बलिया है। इसकी पूर्वी सीमा बिहार राज्य से मिलती है। यूपी के 3 जिले मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बिहार के 3 जिलों में भोजपुर, छपरा व सिवान से घिरा है। उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी 2021 तथा जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल देख लेते हैं। जिला संत रविदास नगर 1015 वर्ग किमी क्षेत्रफल, गौतम बुद्ध नगर 1282 वर्ग किमी, वाराणसी 1535 वर्ग किमी, बागपत 1321 वर्ग किमी, बाराबंकी 4402 वर्ग किमी, मिर्जापुर 4405 वर्ग किमी, सोनभद्र 6905 वर्ग किमी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जिला छोटा हापुड़ जिला है, 660 वर्ग किमी है। हरदोई 5986 वर्ग किमी, हमीरपुर 4021 वर्ग किमी, हाथरस 1840 वर्ग किमी, हापुड़ 660 वर्ग किमी। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किमी है किलोमीटर, किंतु जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला इलाहाबाद है और सबसे छोटा जिला महोबा है। जिलों का उत्तर से दक्षिण दिशा में सही अनुक्रम है। सबसे पहले सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर।
अन्ना प्रथा यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि वानिकी के विकास के लिए यह प्रथा अभिशाप है। इस प्रथा के तहत किसान चैत्र मास में फसल कटाई के बाद अपने पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, जिससे इन पशुओं की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कृषि शस्य जलवायु क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश को वर्षा और मृदा के आधार पर 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला केंद्रीय मैदानी क्षेत्र, दूसरा दक्षिण पश्चिम अर्ध शुष्क क्षेत्र, तीसरा बुंदेलखंड क्षेत्र, चौथा पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पांचवा उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, छठवां विंध्य क्षेत्र, सातवां भाबर और तराई क्षेत्र, आठवां पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, नौवां मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कुल वन यूपी में वन क्षेत्र कुल क्षेत्रफल करीब 14,818 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 6.88% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार यूपी में वनावरण बिछावरण 23,996.72 वर्ग किलोमीटर है। यूपी में वन क्षेत्र के बाहर बिछावरण 8,950.92 वर्ग किलोमीटर है। यूपी में वन क्षेत्र का विकास वर्तमान सरकार के पौधरोपण अभियान का नतीजा है। यूपी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाले जिलों में सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर शामिल हैं। यूपी में सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले भदोही हैं। यूपी में वन विभाग की स्थापना 1855 में हुई थी। क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत के शीर्ष 4 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा राजस्थान का है क्षेत्रफल, फिर मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, फिर उत्तर प्रदेश का है। लक्षण और मान देख लेते हैं। देश की जनसंख्या में यूपी भारत की जनसंख्या का 16.5% है। प्रति वर्ग किमी यूपी का 829 है। यूपी की 2001 से 2011 दशक में जनसंख्या के प्रतिशत में वृद्धि 20.23% हुई थी। महिला साक्षरता दर यूपी में 57.18% है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है। इसका लैंगिक अनुपात 912 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 943 है। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता 67.7% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 73% है। जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता 56.3% है, जो कि उड़ीसा से कम थी। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार व्यक्ति 67.7%, पुरुष 77.3%, महिला 57.2% है। अतः यूपी में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही। 2011 की जनगणना के अनुसार जिलों में साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर का 80.1% है, कानपुर का 79.7% है, औरैया का 78.9% है, इटावा का 78.4% है, गाजियाबाद का 78.1% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती 46.7% है। न्यूनतम साक्षरता वाले प्रदेश 5 जिले हैं। श्रावस्ती की 46.7% है, बहराइच की 49.4% है, बलरामपुर की 49.5% है, बदायूं की 51.3% है, रामपुर की 53.3% है। जिला और साक्षरता दर इलाहाबाद की साक्षरता दर 72.3% है, वाराणसी की 75.6% है, बरेली के 58.5% है, गाजियाबाद की 78.1% है। जनपद और महिला साक्षरता दर कानपुर में महिला साक्षरता दर 75.1% है, लखनऊ में 71.54% है, गाजियाबाद में 69.8% है, इटावा में 69.6% है, गौतम बुद्ध नगर में 70.82% है, औरैया में 70.61% है। यूपी के श्रावस्ती जिले की महिला साक्षरता दर 34.8% है, जो यूपी के अन्य जिलों की अपेक्षा सबसे कम है। यूपी की जनसंख्या की 10 की वृद्धि 1971 से 1981 के बीच राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 25.39% है रही है, जबकि राष्ट्रीय वृद्धि दर 24.66 रही है। इस दशक के बाद यूपी में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर से प्रत्येक दशक में अधिक रही है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर 1991 से 2001 के दशक में 25.85% रही है। वह 2001 से 2011 के आंकड़ों के अनुसार यूपी की 10 की वृद्धि दर 2001 से 2011 के दौरान 20.2% रही है, जबकि अनंतिम आंकड़ों के अनुसार यह 20.9% रही है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 1991 से 2001 के बीच लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था। 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में 19 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है।
जो 1991 में 879 थी और 2001 में 898 हो गई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 490.29 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 1968 में स्थापित इस वन्यजीव विहार को वर्ष 1970 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किमी है। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद में स्थित है। बब्बर शेर सफारी यूपी के जनपद इटावा में एशियाई शेर प्रजनन केंद्र लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है, जिसका परिवर्तित नाम अब इटावा सफारी पार्क कर दिया गया है। पक्षी विहार और स्थान देखते हैं। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में है। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। बखीरा संत कबीर नगर में है। सांडी हरदोई में है। ओखला गौतम बुद्ध नगर में। महावीर स्वामी ललितपुर में। पार्वती अर्गा गोंडा में। सुराहा ताल बलिया में है। स्थान और खनिज संसाधन देखते हैं। सोनभद्र में तांबा मिलता है। ललितपुर में तांबा और यूरेनियम मिलता है। प्रयागराज में सिलिका बालू। मिर्ज़ापुर में चूना पत्थर। बांदा में सिलिका बालू। सिंगरौली में कोयला। बुंदेलखंड में डायस्पर और पायरोफिलाइट मिलता है। कुछ तथ्य देखते हैं। यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है। किसान समृद्धि आयोग किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से यूपी सरकार ने नवंबर 2017 में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया था। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यूपी कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। यूपी कृषि विविधीकरण परियोजना प्रथम चरण में विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित की गई। इस परियोजना का प्रथम चरण DASP फेज 1 23 सितंबर 1998 को प्रारंभ होकर 31 मार्च 2004 को सफलतापूर्वक हुआ था। यूपी डेस्क 2 का प्रारंभ 27 नवंबर 2007 से की राज्य सरकार के वित्तीयन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसके बाद राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वित्त पोषित किया गया। यह चरण 31 मार्च 2013 को सफलतापूर्वक किया गया। सीमांत किसान यूपी में जिस किसानों के पास 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ से कम जमीन होती है, उन्हें सीमांत किसान कहा जाता है। लाल मिट्टी मुख्यतः झांसी मंडल, मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। लाल मिट्टी इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में पाई जाती है। यह 2 प्रकार की होती हैं, परवा व रक्कर। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है, जबकि रक्कर अपरछित मिट्टी होती है। मार मृदा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। मिट्टियों को 2 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है मार मृदा को। पहला काली मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी। काली मिट्टी के 2 भाग होते हैं, जिनमें से पहले भाग को कावड़ मिट्टी तथा दूसरे भाग को मार मिट्टी कहा जाता है। कावड़ मिट्टी अनाज उत्पादन की दृष्टि से अच्छी मानी जाती है। समय से खेती करने पर ही इस मिट्टी की अच्छी उपज की जा सकती है। मार मृदा भी उर्वर मिट्टी है। यह गेहूँ और कपास के लिए उपयुक्त होती है। यह मिट्टी पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के झांसी, ललितपुर, बांदा आदि जिलों में पाई जाती है। खरीफ फसल यूपी के खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के मध्य होती है। नोट: भारत में मेंथा तेल का संपूर्ण विश्व का 80% उत्पादित करता है, जिसमें यूपी में सर्वाधिक उत्पादन होता है, जिसकी प्रतिशतता देश के कुल मेंथा तेल उत्पादन की लगभग 85% रही है। सोयाबीन की फसल यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत सभी जनपदों एवं बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, बरेली, मेरठ आदि में सोयाबीन की खेती की जाती है। आंवला यूपी के आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। इसके अलावा उत्पादन प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, वाराणसी, बांदा, जौनपुर, सुल्तानपुर आदि जिलों में भी होता है। दशहरी आम यूपी का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। लखनऊ का मलिहाबाद क्षेत्र इसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दशहरी आम की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में लखनऊ के काकोरी के निकट दशहरी नामक गांव से हुई थी। प्रदेश के मध्यवर्ती और पश्चिमी जिलों में मुख्यतः लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाजियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, हरदोई आदि जिलों में आम की खेती की जाती है। अर्जुनबाद
अर्जुन बाँध यूपी के महोबा जिले के चरखारी में है। अर्जुन नदी पर बनाया गया है। यह वर्ष 1957 में पूरी तरह बनकर तैयार हुआ था। अर्जुन बाँध 42 किमी मुख्य नहर तथा 217 किमी वितरण प्रणाली से महोबा एवं हमीरपुर जिलों की लगभग 59,722 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। परीक्षा बाँध यूपी का परीक्षा बाँध झांसी बेतवा नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बाँध रानी लक्ष्मीबाई सागर जलाशय बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में निर्मित राजघाट बाँध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर नाम से जाना जाता है। बाँध का नाम और स्थिति अडवाबाद मिर्ज़ापुर में है, औरंगाबाद मिर्ज़ापुर में है, बद्दुआबाद बांका बिहार में है, बघेलखंड बलरामपुर में उत्तर प्रदेश में है। पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र यूपी का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र 750 करोड़ रुपए की लागत से सोनभद्र जनपद में रिहन बाँध पर बनाया जा रहा है। इसकी कुल क्षमता 150 मेगावाट होगी। अगस्त 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस परियोजना को स्वीकृति दी गई। गोकुल बैराज परियोजना यह परियोजना यूपी की पेयजल परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य आगरा मथुरा में पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। इस परियोजना के तहत मथुरा जिले में गोकुल के निकट यमुना नदी पर बैराज निर्मित किया गया है। निचली गंगा नहर उद्गम स्थल नरौरा बुलंदशहर है। इस नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया 1878 में शुरू किया गया था। शारदा नहर यह यूपी की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। इसका निर्माण 1918 में प्रारंभ हुआ था तथा 1920 में इससे जल पूर्ति प्रारंभ हुई। यह बनवासा उत्तराखंड नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। शारदा नहर तंत्र की कुल लंबाई 9,961.3 किमी है। इसे यूपी के पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। नगर, कस्बा और नदी बिठूर गंगा नदी किनारे है। गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती, कौशाम्बी यमुना, वाराणसी गंगा, सुल्तानपुर गोमती, अयोध्या सरयू नदी किनारे है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है। यह गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थल पर गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी यह यूपी के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। वह यूपी के पूर्वी जिले बलिया से इसका निकास होता है। वह 2008 में भारत सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है तथा बेतवा नदी हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र यूपी में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को उच्च बाढ़ प्रवण, मध्यम बाढ़ प्रवण एवं निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कुल उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र का लगभग 48% भाग आता है। उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र को आच्छादित किया गया है। जीटी रोड यूपी के मुगलसराय, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, आगरा, गाजियाबाद इत्यादि से गुजरता है। बौद्ध परिपथ इसमें सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, कपिलवस्तु यानी पिपरावा, श्रावस्ती और संकीसा शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना भारतीय राजमार्ग के उन्नयन, संवर्धन व चौड़ीकरण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसकी शुरुआत 1998 में हुई थी। इसके उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे झांसी में मिलते हैं। आगरा लखनऊ हाईवे इसकी लंबाई 302.22 किमी है। यह एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ जिले से जोड़ता है। यमुना एक्सप्रेसवे पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे यूपी के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा जिलों से होकर गुजरता है। 165.537 किमी लंबा यह एक्सप्रेसवे है। यूपी के दो शहरों ग्रेटर नोएडा व आगरा को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी यूपी के जनपद आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। लगभग 341 किमी लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से प्रारंभ होकर बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ तथा मऊ होते हुए गाजीपुर तक जाता है।
ताज हवाई अड्डा यह गौतम बुद्ध नगर जिले में ग्रेटर नोएडा के पास जेवर गांव में प्रस्तावित था। इस हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर अब नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय यह विश्वविद्यालय यूपी के अमेठी जिले के फुर्सतगंज में स्थित है। इसकी स्थापना संसद द्वारा राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। नगर और हवाई अड्डे देखते हैं। अमौसी हवाई अड्डा लखनऊ में है, बाबतपुर वाराणसी में है, चकेरी कानपुर में है, खेरिया आगरा में है, फुर्सतगंज अमेठी में है। नृत्य और स्थान देखते हैं। कर्मा नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र में है, धुरिया बुंदेलखंड में, धीवर नृत्य कहारों द्वारा, नटवरी नृत्य पूर्वांचल में होता है। धोबिया नृत्य यह उत्तर प्रदेश के धोबी जाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ख्याल नृत्य यह बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्तिक माह के नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाने वाला नृत्य है। अवध के लोग का कलाबाजी नृत्य एवं पूर्वांचल के लोग नटवरी नृत्य करते हैं। कलाबाजी नृत्य के अंतर्गत नर्तक मोर बाजा लेकर कच्ची घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। राई नृत्य यह नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाने वाला मयूर नृत्य है। सायरा और सौरा नृत्य बुंदेलखंड किसानों द्वारा फसल काटने की खुशी में किया जाता है। चरखुला नृत्य यह ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। यह नृत्य सिर पर रथ के पहिए पर घोड़े रखकर किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। रहुला लोक नाट्य यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। इस लोक नाट्य में शिक्षाप्रद लोक कथनों, कहावतों, शिक्षाओं का मंचन किया जाता है। यूपी लोकगीत बिरहा, कजरी तथा रसिया यूपी के लोकगीत हैं, जबकि ढोला मारू राजस्थान के लोकगीत हैं। बिरहा पूर्वांचल की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें गायक द्वारा भोजपुरी भाषा में स्थानीय क्षेत्रों में घटी किसी घटना का वृत्तांत गीत रूप में गाया जाता है। रसिया ब्रजभूमि की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जबकि कजरी सावन के महीने में गाया जाने वाला पूर्वांचल क्षेत्र का मधुर लोकगीत है, जिसे मुख्यतः महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ढोला आगरा मेरठ क्षेत्र का लोकप्रिय लोकगीत है। कजरी का उद्गम मिर्ज़ापुर व वाराणसी से माना जाता है, जो कि भोजपुरी के अतिरिक्त अवधी में भी गाया जाता है। कौरवी भाषा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है तथा रसिया एवं मल्लर दोनों ही गान ब्रजी व कौरवी दोनों भाषाएं में गाए जाते हैं। तथ्य देखते हैं कुछ। आला बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रसिद्ध वीर रस कथा है। इस वीर रस कथा में महोबा के वीर भाइयों आला उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। लोकगीत एवं स्थान देवा शरीफ जो बाराबंकी में, आला महोबा में, कर्मा सोनभद्र मिर्ज़ापुर में, कजरी मिर्ज़ापुर में, बिरहा मिर्ज़ापुर बनारस में, होली ब्रज में, नौटंकी हाथरस में, चैती अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में। लठमार होली इसका संबंध बरसाना से है। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ इस दिन अपने गांव नंदगांव से राधा जी की गांव बरसाना गए थे, जहां राधा व उनकी सहेलियों ने लठ से उन्हें भगाने का प्रयास किया था। तब से यह परंपरा आज भी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। हाथरस एवं कानपुर की परंपरा यूपी में हाथरस एवं कानपुर उन दो महत्वपूर्ण स्थानों में शामिल है, जहां रंगमंच ने अपनी जड़ें जमाई व विकास किया, जिसमें रामलीला और नौटंकी प्रमुख हैं। हाथरसी एवं कानपुरी नाट्य शैलियों में संवाद एवं गायन के प्रस्तुतिकरण को नौटंकी कहा जाता है। कानपुर में श्री कृष्ण पहलवान तथा हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परंपरा प्रसिद्ध है। बनारस घराना रसूलन बाई, मोतीबाई, सिद्धेश्वरी देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। इस घराने के गायक ख्याल के साथ ही ठुमरी ठप्पा, कजरी, चेती, भजन गजल, ध्रुपद धमार के गायन में परंपरागत रहे हैं। व्यक्ति और संबंध लच्छू महाराज कत्थक से संबंधित हों, फयाज खां ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी, तलत महमूद गजल, बिरजू महाराज कत्थक, अमजद अली खां सरोद। गिरिजा देवी प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म 8 मई 1929 को वाराणसी के निकट एक गांव में हुआ था। वे संगीत के बनारस घराने से संबंधी थीं। 24 अक्टूबर 2017 को 88 वर्ष की अवस्था में कोलकाता में इनका देहांत हो गया।
पद्मश्री उनको 1972 में मिला था, पद्म भूषण 1989 में, पद्म विभूषण 2016 में मिला था, संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1971 में। इनको बहुत से सम्मान दिए गए थे। ठुमरी यह भारतीय संगीत की एक गायन शैली है। इसकी उत्पत्ति लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से मानी जाती है। नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में लखनऊ ठुमरी की शान व लोकप्रियता अपने उच्चतम स्तर पर थी। ठुमरी की विशेषता थिरकते ताले हैं। खमाज, काफी, पीलू, गारा, तिलंग, भैखी आदि ठुमरी के राग हैं। ठुमरी की रचनाएं बहुत सुगम, मधुर व आकर्षक होती हैं। व्यक्ति व संबंध उस्ताद विलायत खां सितार से संबंधित हुए। मास्टर फिदा हुसैनी हिंदी रंगमंच से, सितारा देवी कत्थक से, जतिन भट्टाचार्य सरोद वादक हैं। गायक एवं गायन शैली विधा राजन साजन मिश्र ध्रुपद टप्पा से, ताज बेगम ठुमरी ठप्पा से, बड़ी मैना ठुमरी गायिका से, अंबाजी चतुर्वेदी ध्रुपद से। इमदाद गादी घराना इमदाद खानी घराना इटावा को सितार व सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना हेतु जाना जाता है। इमदाद खान के पिता साहिबादाद खान एक मशहूर सितार वादक थे। इमदाद खान ने सितार वादन में मीद, घसीट और झाला का विकास किया। इस घराने में अन्य प्रसिद्ध कलाकार थे सुजात खां, निषाद खां, बुधादित्य मुखर्जी आदि। राष्ट्रीय कथक संस्थान उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में संस्कृति विभाग के अंतर्गत 1988-89 में की गई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विभिन्न घरानों की परंपराओं का अभिलेखीकरण करना, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण, नृत्य का संवर्धन करना। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र यह प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी 86 में। वर्ष 1985-86 में पटियाला, कोलकाता, तंजौर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर, नागपुर में 7 आंचलिक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए गए थे। गुरु पूर्णिमा पर्व यूपी का गुरु पूर्णिमा त्यौहार हिंदुओं और बौद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने जून अगस्त में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। हिंदू इस पर्व को महान संत व्यास की स्मृति में मनाते हैं, जबकि बौद्ध इसी दिन भगवान बुद्ध के सम्मान में मनाते हैं, जिन्होंने इसी दिन सारनाथ वाराणसी में अपना पहला उपदेश दिया था। मुड़िया पूर्णिमा मेला, जिसको मुड़िया पूनो मेला भी कहा जाता है, का आयोजन प्रतिवर्ष गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन में गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा के अवसर पर होता है। कौशाम्बी यूपी में कौशाम्बी जैन व बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु का जन्म स्थान है। कौशाम्बी में अनेक बौद्ध विहार थे, उनमें सर्वप्रमुख घोषिताराम तथा इनका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था। इस विहार के निकट ही अशोक का स्तूप था। देवासरी बाराबंकी प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर प्रतिवर्ष देवासरी बाराबंकी में मेला लगता है। बाराबंकी जिले में स्थित देवासरी प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उनके वार्षिक उर्स के मौके पर कार्तिक माह में एक बड़ा मेला लगता है। नौचंदी मेला यह मेरठ में नौचंदी में लगता है। यह मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द एवं एकता का प्रतीक है। नौचंदी मैदान में जहां नौचंदी देवी का प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, वही मंदिर के सामने मियाँ की दरगाह भी है। महाकुंभ मेला इसका आयोजन 12वें वर्ष पर किया जाता है। यह मेला देश के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में लगता है। पारंपरिक रूप से कुंभ मेला 12वें वर्ष एवं अर्ध कुंभ मेला 6वें वर्ष आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला को महाकुंभ तथा अर्ध कुंभ को कुंभ की संज्ञा दी जाती है। मेला और स्थान गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, कैलाश मेला आगरा में, सैयद सालार बहराइच में, शाकंभरी देवी सहारनपुर में, चौचंडी मेला मेरठ में, कालिंजर मेला बांदा में, सोरो मेला कासगंज में, देवी पाटन बलरामपुर में, काम्पिल मेला फर्रुखाबाद में, बटेश्वर मेला आगरा में, ददरी मेला बलिया में, हरिदास जयंती वृंदावन में, देवी मेला
बाराबंकी में, माघ मेला प्रयागराज में। पशु मेला बटेश्वर में, जल विहार का मेला बुंदेलखंड में, बलदेव छठ का मेला जेवर नोएडा में, शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में। सुलह कुल महोत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक यह उत्सव आगरा में आयोजित किया जाता है। तीर्थ स्थल का नाम स्थान चक्र तीर्थ नैमिषारण्य में, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में, बौद्ध एवं जैन मंदिर कौशाम्बी में, वृंदावन मंदिर मथुरा में, जेके मंदिर कानपुर में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। देवी पाटन तुलसीपुर में, कबीरपंथियों का पवित्र स्थल मगहर में, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर में, हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ में, 88,000 ऋषियों की तपस्थली नैमिषारण्य में। आईटी सिटी आईटी सिटी यूपी में एचसीएल आईटी सिटी की स्थापना लखनऊ में तथा अंसल आईटी सिटी एंड पावर्स की स्थापना ग्रेटर नोएडा में की गई। यह दोनों ही संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप इसकी स्थापना 1997 में कानपुर में की गई थी। धार्मिक पत्रिकाओं कल्याण प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन सर्वप्रथम बम्बई से वर्ष 1926 में किया गया था। तत्पश्चात 1927 में गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। हनुमान प्रसाद पोद्दार पत्रिका के संस्थापक व आजीवन संपादक रहे। दिया सलाई उद्योग यूपी में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। कन्नौज को इत्र का शहर सिटी ऑफ परफ्यूम्स कहा जाता है। यहाँ इत्र का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। यहाँ से इत्र विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इस शहर की बड़ी जनसंख्या इस उद्योग में संलग्न है। संस्थान एवं स्थान भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय उपोष अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। खाद्य पार्क नोएडा में है। खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण केंद्र लखनऊ में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान मथुरा में है। भारतीय रेल प्रशिक्षण गाजीपुर में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरिया डिजीज आगरा में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरिट में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। केंद्र एवं उत्पाद अमेठी में मूंछ के उत्पाद, बागपत घरेलू सजावटी सामान, गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े, आगरा में चर्म उत्पाद, बरेलू में दिया सलाई, मिर्ज़ापुर में कालीन उद्योग, सहारनपुर में कागज उद्योग, वाराणसी में लकड़ी यानी काष्ठ के खिलौने, मेरठ में खेल का सामान, मुरादाबाद पीतल के बर्तन, मथुरा पीतल की मूर्तियाँ, अलीगढ़ में ताले, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ, टांडा में विद्युत करघा उत्पाद। गोटे का कार्य लखनऊ वाराणसी में, बेत एवं छड़ियाँ वाराणसी में, काली मिट्टी के बर्तन निजामाबाद आजमगढ़ में, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा बुलंदशहर में, शीश शिल्प कृति फिरोजाबाद में, नक्काशीदार सहारनपुर में, काशिल्प मृत्तिका शिल्प खुर्जा में, ढलवा घंटी जलेसर में, एल्युमिनियम रेणुकूट में, एंटीबायोटिक ऋषिकेश में। केंद्र एवं उद्योग आंवला उर्वरक में, मोदीनगर रबड़ मोदीनगर में, पॉलीफाइबर बाराबंकी में, विस्फोटक कानपुर में, प्लाईवुड नजीबाबाद में, चमड़ा कानपुर आगरा में, सुरमा बरेली में। कुछ तथ्य देखते हैं। ग्रेटर नोएडा के पास स्थित दादरी व मिर्ज़ापुर जिले में स्थित चुनार व सोनभद्र में स्थित चूर्क एवं डाला सभी कारखाने सीमेंट का उत्पादन करते हैं। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में जरदोजी कहा जाता है। चाकू और कैंची के लिए अलीगढ़ और मेरठ प्रसिद्ध है। कृत्रिम अंग निर्माण यूपी में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में स्थित है। संस्थान और स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में है। भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी में है। पार्क एवं स्थान बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है। एपरेल पार्क गाजियाबाद में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। लेडर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। नेशनल पार्क नॉलेज पार्क यूपी में ग्रेटर नोएडा में शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस पार्क की स्थापना की गई है। एग्रो पार्क
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने हेतु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर द्वारा कुर्सी रोड, बाराबंकी, करखियाव, वाराणसी में 2 एग्रो पार्क विकसित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर में भी ऐसे पार्क स्थापित किए गए हैं। विज्ञान नगरी आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ का लोकार्पण इसका 7 सितंबर 1989 को हुआ था और इसका उच्चीकरण आंचलिक विज्ञान नगरी के रूप में 21 सितंबर 2007 को हुआ था। निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क यूपी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का मुख्य केंद्र निदेशालय नोएडा में अवस्थित है। एसटीपीआई नोएडा के नियंत्रणाधीन प्रदेश में 4 अन्य एसटीपीआई केंद्र कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ स्थापित किए गए हैं। नोट: यूपी में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा है। यूपी में प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रयागराज में प्रस्तावित की गई थी। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान, इसको देखते हैं। यह प्रयागराज में स्थित है। यह मृदा संबंधी शोध की दिशा में स्थापित संस्थान है। आलू अनुसंधान केंद्र केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। इसके साथ क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन क्रमशः कौन कौन से देख लेते हैं। कुफरी हिमाचल प्रदेश में, मोदीपुरम मेरठ में, जालंधर पंजाब में, ग्वालियर एमपी में, पटना बिहार में, शिलांग मेघालय में, ऊटी तमिलनाडु में देश के विभिन्न आलू उत्पादक क्षेत्र में स्थित है। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा यूपी के बुलंदशहर जिले में स्थित एक कस्बा है। यहाँ केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता द्वारा एक केंद्र की स्थापना की गई। इस कृषि अनुसंधान परिषद यूपी कृषि अनुसंधान परिषद यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान एनबीआरआई देश की अग्रणी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में से एक है, जो कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अंतर्गत लखनऊ में कार्यरत है। यह संस्थान राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान के रूप में राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत है, जिसे 13 अप्रैल 1953 में को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में अधिकृत कर लिया। 25 अक्टूबर 1978 को इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कर दिया गया। नोट: भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियंत्रण में है। लखनऊ में सीएसआईआर स्थान के अंतर्गत निम्न प्रमुख संस्थान हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है। दूसरा है भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। तीसरा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। चौथा केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। इफको यूरिया कारखाना यह यूपी में आंवला, बरेली और फूलपुर प्रयागराज में स्थित है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर में है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च को वर्ष 1912 में कृषि रसायनज्ञ जॉर्ज क्लार्क द्वारा शोध केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1944 में राज्य सरकार द्वारा कृषि निदेशक लखनऊ के प्रशासनिक नियंत्रण में शोध केंद्र शाहजहांपुर के प्रथम निदेशक की नियुक्ति की गई। गन्ना शोध कार्य एवं उपज वृद्धि में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से 1972 में यह शोध केंद्र गन्ना आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रण में आ गया। शोध कार्यों में गति लाने के उद्देश्य से महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा दिसंबर 1976 में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई। फलतः वर्ष 1970 में गन्ना शोध संगठन को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत करके एक स्वशासी संस्था उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय शाहजहांपुर में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स
वर्तमान नाम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में डीजल व बिजली दोनों प्रकार के रेल इंजन बनाता है। इसने वर्ष 2017 से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने का प्रारंभ किया था। अब यह मुख्यतः इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव ही बनाता है और डीजल लोकोमोटिव का निर्माण केवल गैर भारतीय रेल कंपनियों की निर्माण मांग पर ही करता है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड यूपी में खादी ग्रामोद्योग सेक्टर के चतुर्मुखी विकास के लिए यूपी खादी ग्रामोद्योग अधिनियम संख्या